जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन, और आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की, पहला सवाल ये किया जा रहा है कि सेल मेक्स कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग, यानी जो सेल होता है वो डेफिनेटली उसमें सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो कॉपीज़ जो है वो कब बनाता है? तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो डबल होते हैं किसमें? इंटरफेस में। तो लिहाजा इंटरफेस के अंदर जो है आप कह लें कि क्रोमोसोम्स की जो है वो डुप्लीकेशन होती है। क्रोमोसोम्स आपको ये नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये अंदर बॉडीज़ होती हैं, डीएनए की बनी हुई बॉडीज़ हैं, और ये डबल हो जाती हैं ड्यूरिंग द इंटरफेस। तो माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, तो इनमें दोनों में इंटरफेस आता है। तो इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स जो हैं वो डबल होते हैं, राइट? किसके दरमियान? इंटरफेस के दरमियान। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इंटरफेस ऑप्शन ए है, तो लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इंटरफेस इज़ गोइंग टू बी द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जो डीएनए होता है हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड। अब एक जो डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, और याद रखो वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने का काम देती है। तो याद रखो कि जो डीएनए होता है, ठीक है, तो डीएनए बेसिकली क्या करता है? डीएनए एक अपनी कॉपी बनाता है, इस समय आरएनए कहते हैं, इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और आरएनए फिर आगे राइबोसोम्स के पास जाके प्रोटीन बना देता है। तो अब ये डीएनए जो है मैसेंजर आरएनए बना रहा है और मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बना रहा है, तो ये मैसेंजर आरएनए को हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीन। सो लिहाजा कौन सा आंसर हुआ इसका? जीन, यानी ऑप्शन डी जी जो है जीन इसका राइट आंसर होगा, और बी न्यूक्लियोटाइड, डीएनए स्ट्रैंड, क्रोमोसोम, ये गलत ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू में सवाल किया जा रहा है कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो क्रोमोसोम्स आप हमेशा याद रखिएगा, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये बात नहीं भूलनी है आपने, ठीक है? यस, क्रोमोसोम्स हमेशा किसके बने हुए हैं? डीएनए प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ये आपने बात नहीं भूलनी है, ठीक है? हमेशा याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि फोर्थ क्वेश्चन में द कैरेक्टरिस्टिक्स या द कैरेक्टर्स विच आर पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं, राइट? वी यूज टू कॉल देम एज इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। ऐसे कैरेक्टर जो वालिदैन अपने बच्चों को देते हैं। चिड़िया का बच्चा चिड़िया होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब हाथी का बच्चा चिड़िया हो? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि कुछ करैक्टर सेल्स के अंदर जो हैं वो बच्चों में जाते हैं, और वही उसी तरह के फिर आगे से नशोनुमा होती है, बच्चों के बड़े होते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया। सो इनहेरिटेबल करैक्टर्स कहेंगे हम, ठीक है? उसके बाद हमारे पास पांचवा सवाल आ रहा है कि एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस। कुछ ऐसा इवेंट जो इंटरफेस के दौरान होता है उसको आप क्या कहोगे? तो स्टूडेंट्स, एन इवेंट दैट अकर्स इन इंटरफेस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को करियोकिनेसिस कहते हैं। इंटरफेस से निकल कर ये काम होता है। अगर आप करो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये भी न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद आखिर में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। और अगर आपको फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, तो ये सबसे आखिरी प्रोसेस होता है, साइटोप्लाज्म के बाद ही होता है ये। तो डुप्लीकेशन क्रोमोसोम, मैंने आपको पहले एमसीक्यूज़ में ये बात की थी कि सेल मेक्स इट्स कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग इंटरफेस। तो ये उसी तरह का एक एमसीक्यू है, और इसमें पूछा जा रहा है कि एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस, तो वो है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑप्शन सी इज़ द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, यानी जो क्रोमोसोम्स की रिडक्शन है वो कब होती है? यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपनी तादाद में कब कम हो जाते हैं, वो कब होते हैं? तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि कब होती है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है कि मियोटिक 1 सेल डिवीजन, द मियोटिक 2 सेल डिवीजन। तो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग मियोटिक 1 सेल डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। सो डेफिनेटली मियोटिक 1 इज गोइंग टू बी द वेरी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी मियोटिक 1, राइट? उसके बाद कहा जा रहा है जी इन ह्यूमंस स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, एग सेल हैज़। एक ह्यूमन के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो फिर जो एग सेल होता है, जो कि डेफिनेटली फीमेल का सेल होता है, मतलब मेल का सेल स्पर्म कहलाता है और फीमेल का सेल एग कहलाता है। तो अगर मेल के सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, कि एग के सेल में कितने होते होंगे? द आंसर इज 23, दोनों में सेम होते हैं, क्योंकि फिर 23 आपस में मिलकर 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं।
याद रखिएगा किसी भी सेल के अंदर नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अंदर बात हो रही है, अगर मुख्तलिफ जानदार होंगे तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। सो उसके बाद सवाल किया जा रहा है 8वें सवाल में कि ज़ायगोट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, ज़ायगोट कैसे बनता है। तो याद रखो स्पर्म और एग जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर वो ज़ायगोट बनाते हैं, ठीक है। स्पर्म और एग जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डी ऑप्शन ही बन रहा है ना। सो स्पर्म सेल एंड एग सेल जो है ये मिलने के बाद ज़ायगोट बना देते हैं। सो हम लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। सो इन ह्यूमंस द आई कलर इज़ डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, कि ह्यूमंस के अंदर जो आई कलर है वो किस वजह से डेवलप होता है। तो याद रखो ये पेरेंट्स से आने वाली जीन्स होती हैं जो आपके आई कलर को डिसाइड करती हैं। तो लिहाजा आई कलर इज़ अ जेनेटिक एडहेरेंस, तो जेनेटिक्स यानी जीन्स की वजह से आपके आई कलर डिसाइड होते हैं। या कलर, आपकी स्किन का कलर, आपकी हाइट, आपका मोटापा, आपका पतलापन, सब जीन्स में इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। और जीन जो है वो आपको बताया था कि डीएनए का एक सेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। डीएनए हैज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन हैज़ इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग डीएनए, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो लिहाजा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा आपको कि जो डीएनए होता है उसके पास डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रोटीन बनाने के लिए, लेकिन प्रोटीन के पास कोई डीएनए बनाने वाला सीन नहीं है। डीएनए जेनेटिकली आता है पेरेंट्स से, डीएनए नहीं बनाया जाता बल्कि इसकी कॉपी होती है हमेशा, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं बोथ ऑफ दीज तो कह सकता था अगर बी स्टेटमेंट सच्ची होती, तो बी स्टेटमेंट सच्ची नहीं है, झूठी स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो डीएनए हैज़ इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, सो ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। सो उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2.2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 की। आज के सवाल में जो है क्वेश्चन किया जा रहा है अभी के सवाल में कि मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विद द रेलेवेंट वर्ड इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको कॉलम बी में जो है वो क्या करना है, मैच करना है। अब डीएनए अगर इधर लफ्ज़ लिखा हुआ है, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड किससे यहाँ मैच करेगा, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जीन एंड हेरिडिटरी करैक्टर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो डीएनए है वो बेसिकली कह लेंगे एक जीन हो सकता है, क्योंकि एक हमारे पास डीएनए है, अगर लेट्स से दैट डीएनए का ये थ्रेड है, ठीक है, तो ये डीएनए का जो थ्रेड है ये इसका एक हिस्सा, इसका एक कट सेक्शन जीन कहलाता है। तो आप डीएनए को जो है मैच कर सकते हो जीन के साथ। फिर साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस का मतलब, साइटो का मतलब होता है सेल, कैनेसिस का मतलब होता है डिवाइड करना, तो साइटोकिनेसिस का मतलब होता है सेल का डिवाइड करना। तो सेल अगर जो है वो डिवाइड कर रहा है तो इस डिवीजन के अमल को जो है वो साइटोकिनेसिस कहा जाएगा। तो लिहाजा डिवीजन ऑफ, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, सेल का जो लिक्विड है वो डिवाइड कर, जब सेल डिवाइड करता है तो एक वक्त आता है कि सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और बाद में फिर सेल का जो है वो फ्लूइड है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद सेल का फ्लूइड डिवाइड करता है, तो इस अमल को साइटोकिनेसिस कहते हैं कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। फिर आता है फ्री एयर लूप। अब फ्री एयर लूप का मतलब है कि आपका जो कान है, अब दो किस्म के एयर लूप्स होते हैं कि कान के साथ जो है ये एक अटैच होते हैं और एक कान के साथ ये इस तरह अटैच होते हैं, एक फ्री होते हैं। तो आपके जो है वो अटैच हैं, आपके जो है वो फ्री हैं, मेरे भी फ्री हैं। तो ये फ्री एयर लूप्स हैं, आपके अटैच्ड एयर लूप्स हैं। दैट मेक्स एन आइडिया। ये एक हेरिडिटरी करैक्टर होता है, ये पेरेंट्स से बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में आता है, ठीक है। तो ये एक हेरिडिटरी करैक्टर होता है फ्री एयर लूप का होना। फिर जायगॉट है। जायगॉट बेसिकली आपको मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि जो एक स्पर्म है और एक एग है, ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो इनके मिलने के बाद एक नया सेल तश्कील पाता है। स्पर्म और एग के मिलने के बाद एक सेल बन जाता है, इसे हम जायगॉट कहते हैं। लिहाजा जायगॉट को मैं कह सकता हूँ कि एक डिप्लॉयड सेल होता है। सो जायगॉट इज़ अ डिप्लॉयड सेल। एग जो है उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ होते हैं। जायगॉट में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, एग में जो है वो 26 क्रोमोसोम्स होते हैं और स्पर्म में भी 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो एग जो है वो एक हैप्लॉयड सेल कहलाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स आधे हों उसको आपने हैप्लॉयड सेल कहना होता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
डियर स्टूडेंट्स, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो नेम टू इनहेरिटेबल करेक्टर्स, ऐसे दो करेक्टर्स की बात बताओ जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं जा सकते। ऐसे करेक्टर्स जिस तरह कलर, जिस तरह आई का कलर, जिस तरह स्किन कलर, हेयर कलर, जिस तरह आपकी हाइट, ये सब ऐसे करेक्टर्स हैं जो वालिदैन से बच्चों में उनको मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे करेक्टर्स भी होते हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होते। तो इंटेलिजेंस भी इनहेरिटेबल करेक्टर है, यानी ये भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। तो क्या चीज़ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में नहीं आती, उन्हें हम नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स कहते हैं। ये कौन कौन से हैं इसके मैं आपको नाम बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स जो हैं वो कौन से होते हैं? जैसे लेट्स से दैट किसी इंसान का बॉडी ऑर्गन जो है, ये लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 25 पे इसका आंसर लिखा हुआ है। अगर बॉडी है ऑफ अ पर्सन इज़ लॉस्ट, अगर इसका हाथ जो है कट गया है या कोई वीक हिस्सा था बीमारी की वजह से, लेट्स से उसकी एक किडनी निकल गई, तो ये ज़रूरी नहीं इसका आगे से जब बच्चे पैदा होंगे तो उनका भी हाथ नहीं होगा, उसकी भी किडनी नहीं होगी, उसकी बच्चे की किडनियाँ दो पूरी होंगी, उसके बच्चे के हाथों जो होंगे दोनों के दोनों पूरे होंगे। यानी आपका कोई अगर ट्रॉमा हुआ है आपको, जैसे आपका हाथ कट गया या कोई जिस्म का हिस्सा कट गया या कोई इंटरनल ऑर्गन ख़राब हो गया बीमारी की वजह से, तो ये नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर है, ये आगे से बच्चों में नहीं जाएगा। इसके अलावा इस करेक्टर को हम कहेंगे नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर फॉर हिज और हर चिल्ड्रन। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको? स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है नेम टू नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स। अब हमने आई एम सॉरी विद दिस, मैंने पहले इनहेरिटेबल करेक्टर्स बताने थे आपको, मैंने नॉन इनहेरिटेबल बता दिया, मैंने इसका जवाब बता दिया आपको। नेम टू नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स, तो इसमें आप तो एक तो ले लोगे कि ट्रॉमा, ड्यू टू ट्रॉमा ऑर्गन फेलियर, ड्यू टू डिज़ीज़, ड्यू टू ट्रॉमा, और बॉडी का कोई जिस्म का हिस्सा जो है वो आपका टूट जाए, ख़राब हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉस्ट और वीक आपका कोई बॉडी का पार्ट हो जो कि डेफिनेटली बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये दूसरा सवाल का जवाब बता रहा हूँ फ़िलहाल मैं आपको। पहले का इनहेरिटेबल है वो तो मैं बता देता हूँ आपको। और ऑर्गन जो है वो भी कभी भी अगर ख़राब ऑर्गन हो गया, जिगर, किडनीज़, तो ये भी ट्रांसफ़र नहीं होता बच्चों में, बच्चों का जिगर किडनी नॉर्मल ही रहता है। तो ये नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स में आते हैं। अब इनहेरिटेबल करेक्टर्स क्या होते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब इनहेरिटेबल करेक्टर्स की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें जो हैं आपके अटैच्ड एयर लूप्स इनहेरिटेबल हैं बच्चों से, पेरेंट में फादर के अगर अटैच्ड एयर लूप्स हैं तो बच्चों के भी अटैच्ड एयर लूप्स ही होंगे। अगर वो फ्री एयर लूप्स हैं तो बच्चों में भी फ्री होंगे। हाइट भी मैंने आपको बताया था कि एक इनहेरिटेबल करेक्टर है। इंटेलिजेंस भी बता दिया था मैंने, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, तो ये सब है, ये आपको याद रह जाएंगे, राइट? सो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ जीन, जीन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, जीन जो है वो क्या होती है, ये बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो है वो जीन कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड जीन, राइट? द क्रॉस सेक्शन ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड जीन, राइट? उसके बाद स्टूडेंट्स डिफाइन हेरिडिटी, एक और क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन है, डिफाइन हेरिडिटी। सो द आंसर इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। जिस तरह कोई रिप्रोडक्शन होती है किसी भी जानदार की, तो जो ऑफस्प्रिंग के करेक्टर्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। जिस तरह बेबीज़ हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं, और जो सीड्स हैं वो डेफिनेटली जिस चीज़ का सीड होगा उसी चीज़ का प्लांट होगा ना। मटर का सीड है तो मटर के प्लांट ग्रो करेगा ना, गंदम का तो नहीं ग्रो कर जाएगा। तो लिहाजा द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसमिशन है, यानी कि आपने फॉरवर्ड करना है करेक्टर्स को, खसूसियात को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चे हैं, तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आपने इनको ट्रांसफ़र करना है। इस अमल को आप क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आर हैप्लॉइड सेल्स? अब हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनमें जो सेल होता है ना, सेल में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर ये नंबर हाफ हो, जो ह्यूमन सेल होता है, ह्यूमन सेल, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर ये 46 की बजाय कितने हो, 46, तो हाफ हुए ना,
तो फिर अगर एक ये सेल है इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक ये सेल है जिसमें सिर्फ 26 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये वाला डिप्लॉयड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिप्लॉयड। और ये वाला क्या कहलाएगा? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड। अब समझ में आ गई? सेल्स विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड सेल्स, राइट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4 की तरफ। डिस्क्राइब माइटोसिस।